करते हैं लेक्चर नंबर 33। आज के लेक्चर में हमने एक तो लेक्चर 29 की होम असाइनमेंट के आखिरी 2 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके बाद कल जो हमने स्टडी किया था लर्निंग ऑब्जेक्टिव चैप्टर 6 यानी लीगल रिक्वायरमेंट्स का, उसके पास पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज के 2 कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं, लीगल प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑर्डर और राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टैट्यूटरी ऑर्डर। और कल का लेक्चर आपके पूरे सेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर में से एक लेक्चर है। आने वाले कल का लेक्चर जो कल होगा आपके पूरे सेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर में से एक लेक्चर है। कल टाइम पे आइएगा, छुट्टी ना कीजिएगा जी। पहले स्टडी करते हैं हम होम असाइनमेंट। लेक्चर 29 के 2 क्वेश्चन हमारे रह गए थे, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8। इनकी डिस्कशन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन 7 जी आपके सामने है, इसमें क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 किधर है? अटेम्प्ट तो किया होगा ना कहीं रिटर्न फॉर्म में, असाइनमेंट भी नहीं की। अच्छा फिर मेरे से पूछो सर स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं? पूछना बनता नहीं है। अच्छा पता। क्वेश्चन 7, योर फर्म इज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ एम मैच्योर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। ऑन 12 जनवरी 2014 मैच्योर वेयरहाउस वाज डिस्ट्रॉयड। अच्छा ईयर एंडेड 31 दिसंबर और आग लगी है 12 जनवरी 2014। सब्सिक्वेंट इवेंट और फायर नॉन एडजस्टिंग होता है। लेकिन आपको पता है सम टाइम नॉन एडजस्टिंग भी कभी कभार एक्सेप्शनल एडजस्टिंग बन जाते हैं। ये कंसेप्ट किसी को पता है? सम टाइम नॉन एडजस्टिंग जैसे, और इसी तरह सम टाइम एडजस्टिंग भी नॉन एडजस्टिंग बन जाते हैं। नॉन एडजस्टिंग कब एडजस्टिंग बनेगा? जब फायर की वजह से गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट हो जाए। ये कहां लिखा है? ये स्टैंडर्ड ने क्लियरली एक एग्जाम, इसमें कंसेप्ट कोई नहीं है, ये बस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि अगर ये एंड के बाद कोई ऐसा मसला हो जाए जिससे कंपनी की गोइंग कंसर्न पे इशू आ जाए तो वो फिर हम उसको, अगर गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट हो जाए, गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट हो जाए तो फिर हम उसको एडजस्टिंग। और कब एडजस्टिंग इवेंट नॉन एडजस्टिंग बन सकता है? बैंकरप्सी ऑफ डेटर। अगर डेटर किसी ऐसी वजह से बैंकरप्ट हो जो ईयर एंड के बाद हुई है, टेररिस्ट अटैक, फायर, इस वजह से। ठीक है, ये आगे केस स्टडी में यूज होंगे कंसेप्ट, इसलिए रुक के रिवीजन करवाइए। कैम वेयरहाउस वाज डिस्ट्रॉयड रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ इट्स एंटायर इन्वेंटरी एंड एन इनएबिलिटी टू फुलफिल कस्टमर्स आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर। इन्वेंटरी सारी जल गई, अब इन्वेंटरी जल गई, जाहिर है कस्टमर के ऑर्डर फुलफिल नहीं किए जा सकते। योर फर्म हैज कंक्लूडेड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन ए ब्रेकअप बेसिस। बिल्कुल ठीक है। ऐसे फायर तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है, लेकिन अब गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट हो गई। ब्रेकअप बेसिस का मतलब क्या है? नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस, अल्टरनेट बेसिस, जिसे लिक्विडेशन बेसिस भी कहते हैं। अच्छा ठीक है, आगे क्या कह रहा है? स्टेट विद रीजन द इम्प्लीकेशन फॉर योर फर्म्स ऑडिट रिपोर्ट। इम्प्लीकेशन फॉर योर फर्म्स ऑडिट रिपोर्ट अंडरलाइन करें, ये रिक्वायरमेंट है। इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन एम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 इफ द डायरेक्टर्स ऑफ द एम। अब 2 ऑप्शंस दे दिए उसने, 2 ऑप्शंस दे दी, दोनों में हमने क्या बताना है? इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट। पहला स्टेट विद रीजंस द, अच्छा सॉरी, प्रिपेयर द मैनेजमेंट डायरेक्टर क्या करते हैं? प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन ब्रेकअप बेसिस एंड एडिक्वेटली डिस्क्लोज द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन इन नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब चूंकि नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बननी चाहिए थी और नॉन गोइंग बेसिस पे ही बनी है, ओपिनियन अनमोडिफाइड, क्या रिपोर्ट में कोई और इंपैक्ट आएगा? एम्फसिस ऑफ मैटर आएगा कि, एक मिनट आ रही है, एम्फसिस ऑफ मैटर आएगा कि गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का। कोई नहीं बोलेगा और दोबारा बोले। एम्फसिस ऑफ मैटर, क्यों? गोइंग कंसर्न वाला इशू है तो गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैरा नहीं आएगा, क्योंकि गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है ही नहीं। ये तो कंफर्म हो गया कंपनी डूबने जा रही है, ये 50-50 वाली सिचुएशन नहीं है, तो कंफर्म हो गया कंपनी डूबने जा रही है, इसीलिए गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी नहीं, एम्फसिस ऑफ मैटर आएगा। क्या एम्फसिस ऑफ मैटर की लिस्ट में, आप बताइए, एम्फसिस ऑफ मैटर की लिस्ट में हमने कोई ऐसी एग्जांपल पढ़ी थी जो इस सिचुएशन को डील कर रही हो? तो ये सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से एम्फसिस ऑफ मैटर नहीं है, ये किसी और वजह से है। किस वजह से? स्पेशल फ्रेमवर्क को यूज करने की वजह से, स्पेशल बेसिस ऑफ काउंटिंग को यूज करने की वजह से। क्योंकि जो गोइंग कंसर्न है ये तो जनरल बेसिस है ना, नॉन गोइंग कंसर्न स्पेशल बेसिस ऑफ काउंटिंग है। स्पेशल बेसिस ऑफ काउंटिंग आए तो आखिरी एग्जांपल मेरा हाल यही पढ़ी थी हमने, ये क्लियर हो? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को
कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। जी मेरे भाई, वो सेकंड लास्ट स्टूडेंट आपके साथ, हाँ जो पीछे मुड़ के देख रहे आप, परवेसिव क्या, परवेसिव ओपिनियन आएगा भाई के लिए तालियां। ये परवेसिव ओपिनियन कौन सिखा गया आपको? परवेसिव इफेक्ट होता है, मटेरियल इफेक्ट होता है, ओपिनियन नहीं होता। ओपिनियन होता है अनमोडिफाइड, ओपिनियन होता है क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। उसमें से बताइए कौन सा? नहीं, जज्बाती होने की जरूरत नहीं, अल्फाज का चुनाव जरा एहतियात से किया करें भाई, पेपर में खास तौर। फाइनेंशियल में गोइंग कंसर्न बेसिस, पहले स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले बताएं मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन या कुछ और? दूसरा इफेक्ट क्या है? अब तीसरा डिसीजन करें, ओपिनियन क्या है? एडवर्स ओपिनियन। ए और कोई नहीं बोलेगा। जी मेरे भाई आप बताइए, मैंने एक लाइन लिखी, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं फिर भी फेल हो गया, बताइए क्यों? हाँ जी आप। हाँ उसके आगे कुछ डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे? हाँ, ऑडिटर शैल इंक्लूड नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन। शाबाश। एमसीएस ऑफ मैटर आएगा इस सिचुएशन में? पक्की बात है नहीं आएगा? गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी आएगा? है भाई, मेरा भी सलाम कहना भाई का। भाई इसमें एमसीएस ऑफ मैटर आएगा? नहीं, क्यों नहीं आएगा? डिस्क्लोज ही नहीं हुआ। शाबाश, डिस्क्लोज। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भाई जो चीज हमारी बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में आ गई, क्या वो एमसीएस ऑफ मैटर में आएगी? क्या वो किसी और पैराग्राफ में आएगी? नहीं आएगी। क्लियर होगी ये बात? बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन में लिखेंगे कि कंपनी नॉन गोइंग कंसर्न थी, इन्होंने स्टिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई, जो कि आईएफआरएस की वायलेशन है। बस ये लिखो। हाँ, बेसिस फॉर ओपिनियन में ना आप अपनी वर्डिंग यूज कर सकते हैं, ओपिनियन सेक्शन में अपनी वर्डिंग यूज नहीं कर सकते। आप आगे चल के पढ़ेंगे, ओपिनियन सेक्शन स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, इनके साथ हम इनके अल्फाज के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन बेसिस ऑफ ओपिनियन में चूंकि अब नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट हजारों तरह की हो सकती है, नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन भी बहुत सी तरह की हो सकती है, तो स्टैंडर्ड के लिए पॉसिबल नहीं है कि बेसिस ऑफ ओपिनियन में हर एग्जांपल दे। तो ओपिनियन चूंकि 4 तरह के होते हैं सिर्फ, इसकी स्टैंडर्ड ने एग्जांपल दिया, अनमोडिफाइड ओपिनियन ये लिखना है, उसके अल्फाज ये होंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन के अल्फाज ये होंगे, एडवर्स के ये होंगे, डिस्क्लेमर के ये 4 या बस। इनको हम नहीं हिला सकते, ठीक है, इनको हम नहीं हिला सकते, इनका हमने रटा एज इट इज लगाना होता है। अब जिनमें हमने सिर्फ अभी अनमोडिफाइड का लगाया, बाकी में कोई नहीं लगाया रटा, सिर्फ अनमोडिफाइड। हाँ, बेसिस ऑफ ओपिनियन में सिखाया ये भी नहीं, लेकिन जैसे मेरे जब मैं सिखाऊंगा उस वक्त बताऊंगा, इसमें आप अपने अल्फाज यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन के लिहाज से चेंज हो जाएंगे। क्लियर? क्लियर? ये कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? आगे चलें, चले भैया। क्वेश्चन 8 लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट तो भैया मिले, रिक्वायरमेंट पे ले चले, ताकि रिक्वायरमेंट पहले क्यों पढ़ते हैं भला हम? ताकि हमारे माइंड को पता चल जाए कि किस चैप्टर का है, वो उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट बैक एंड पे रिफ्रेश कर देता है। हमें क्वेश्चन को पढ़ते हुए उस चैप्टर से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को फिर अंडरलाइन करते रहते हैं, वरना तो अगर रिक्वायरमेंट पढ़े बगैर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपको नहीं पता नीचे क्या पूछने जा रहा है, हवा में तीर चलाते रहे, आप हर चीज को हो सकता है अंडरलाइन करते रहे। रिक्वायरमेंट को एक दफा पढ़ लेंगे, आपको पता हो जाएगा कि किस चैप्टर का क्वेश्चन, आप सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन करेंगे। रिक्वायरमेंट कह रहे हैं पहला एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय गोइंग कंसर्न कांसेप्ट एंड व्हाई द ऑडिटर शुड कंसीडर वेदर ए कंपनी इज गोइंग कंसर्न। ये तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, ये तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। गोइंग कंसर्न कि कंपनी फॉरसीएबल फ्यूचर चलेगी, जो कि 12 मंथ है। क्यों ऑडिटर सेस कर? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। ये आगे कुछ ना कुछ उसने एक्सप्लेनेशन दी होगी, वो आप पढ़ लीजिएगा, बेसिक कंसेप्ट तो उसमें यही है ना। बी, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस पर्टिकुलर टू स्टडी एडी which may indicate that it is not a going concern. Particular to study ID, अगर ये ना लिखा होता, ये अल्फाज ना लिखा होता है, क्वेश्चन इस तरह होता है, explain circumstances under which may indicate that company is not a going concern. फिर हमने वो जो फैक्टर्स पढ़े थे, events and conditions indicating doubt on entities ability, वो सारे के सारे छाप देते, वो सारे के सारे छाप देते। याद है आपको? उसमें 3 कैटेगरीज थी, 3 थी कि 4 थी? 3 थी। कौन कौन सी? फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग, लीगल एंड अदर।
वो याद है आपको, वो छाप देते आज। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे वो नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, पर्टिकुलर टू स्टडी इट। तो हमने देखना है इस इंफॉर्मेशन में कौन से वो पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़े थे और वो उसमें आ रहे हैं, उनको निकाल के उसको एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए जी स्टार्ट पे आए, क्वेश्चन के स्टार्ट पे कह रहे यू आर प्लानिंग द एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ स्टडी आईडी लिमिटेड whose principal activity is the provision of road haulage services. You have been provided with the following information in respect of year ended 31st May 2007. यहाँ तक बताइए कोई इन्फॉर्मेशन है जो इंडिकेट कर रही हो कि गोइंग कंसर्न का मसला है? हाँ बस ठीक है, सलाम दुआ है, चले ठीक है। The company made a loss for the year to 31st May 2007. This is mainly due to the loss of a major customer to a competitor and exceptional costs incurred in relocating new premises. लॉस आ रहा है, क्या ये इंडिकेशन है? अच्छा कंफर्मेशन नहीं है, एक इंडिकेशन है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो एक साल में लॉस आ भी जाता है, अगले साल में रिकवर कर जाती हैं, लेकिन बहरहाल हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, हम कहेंगे। और फिर मेजर कस्टमर का लॉस, ये भी हमारी एक इंडिकेशन है, बिल्कुल। एंड एक्सेप्शनल कॉस्ट इनकर्ड इन रीलोकेटिंग टू न्यू प्रेमिसेस, वो उस लॉस की रीजन बता रहा है। हमने अभी तक उसको दो चीजें बता दी, लॉस और लॉस ऑफ मेजर कस्टमर। इन प्रीवियस ईयर द कंपनी हैज बीन प्रॉफिटेबल बट हैज रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड रिड्यूस्ड मार्जिन ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल। रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन, क्या ये भी एक इशू है? रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन जब कम हो रहे हो, कंपटीशन बढ़ रहा हो, प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे हो, ये रिस्क है गोइंग कंसर्न का? बिल्कुल। हाँ ये सक्सेसफुल कंपैटिटर था उसमें लिस्ट में, सक्सेसफुल कंपैटिटर, तो बिल्कुल ये सक्सेसफुल कंपैटिटर है जिसने हमारा बड़ा कस्टमर छीन के ले गया। यहां तक कितने फैक्टर्स हमने पढ़ लिए हैं? एक लॉस, एक मेजर कस्टमर, सक्सेसफुल कंपैटिटर, रिड्यूस मार्जिन। अच्छा अगर आपको लगे ना कि सम टाइम कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो मिल रहे हैं, मिलते जुलते हैं, आप उनको एक ही लाइन में लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप ये सक्सेसफुल कंपैटिटर और लॉस ऑफ मेजर कस्टमर एक में लिख सकते हैं, लॉस को और रिड्यूस मार्जिन इसको भी एक में लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिलते जुलते हैं। एग्जाम में फिर हम डिसाइड करते हैं कि उसने मार्क्स कितने पूछे हैं। ज्यादा मार्क्स के साथ पूछे तो हम इसको अलग-अलग बताते हैं, कम मार्क्स के साथ पूछे तो फिर हम उनको इकट्ठा करें, मर्ज करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके लिए एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट, डिस्पाइट इट्स पुअर ट्रेडिंग रिजल्ट्स द कंपनी हैज मैनेज्ड टू स्टे विद इन इट्स ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ 500,000। इसमें कोई प्रॉब्लम? ओवरड्राफ्ट प्रॉब्लम नहीं है। ओवरड्राफ्ट जब तक लिमिट के अंदर है या जब तक आप उसकी पाबंदी कर रहे हैं कोई इशू नहीं है। तकरीबन हर कंपनी ने लोन लिया होता है, लोन लिया होना कोई इशू नहीं है गोइंग कंसर्न का, उस लोन को ड्यू डेट पे वापस ना करना ये इशू है, तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है गोइंग कंसर्न की। नेक्स्ट, दिस वाज सीज्ड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर टेम्परेरीली लेंडिंग द कंपनी 200,000 एंड डिलेइंग पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स। डायरेक्टर ने लोन दे दिया, ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि थोड़ी कंपनी के हालात टफ है, लेकिन ये भी कोई एक्सेप्शनल चीज नहीं है, डायरेक्टर समटाइम लोन दे सकते हैं। हाँ जो प्रॉब्लमेटिक चीज है वो क्या है? डिलेइंग पेमेंट टू क्रेडिटर्स। आपने लॉ में तो नहीं पढ़ा होगा, वो इसी सेशन में आई कि आपने कंसेप्ट ऐड किया वाइंडिंग अप का। उसमें कहता है अगर कोई एक कंपनी का क्रेडिटर, पाकिस्तान में रूल है, 1 लाख रुपया उसने लेना हो और कंपनी उसको ड्यू डेट पे 1 लाख रुपया वापस ना करे, वो क्रेडिटर अगर चाहे तो कोर्ट में कंप्लेन करे, कोर्ट कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर इशू कर देगी 1 लाख रुपए। तो इसीलिए बजाहिर दिखने में लग रहा है अच्छा पेमेंट्स डिले हो गई, क्रेडिटर को क्या मसला है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अगर क्रेडिटर कोर्ट में पहुंच गए कंपनी बंद हो सकती है। ये लदा बात है, नॉर्मली क्रेडिटर भी इतना बड़ा एक्शन नहीं लेते, उन्हें अगर अंदाजा हो कि कंपनी कुछ 2-4 हफ्तों के बाद पैसे दे देगी तो वो वेट करते हैं। हाँ जब उनका सबर का पैमाना लबरेज बिल्कुल उन्हें पता चल जाए कंपनी का नहीं इरादा, फिर वो कोर्ट में चले, तब जाए तो वो कोर्ट में चल जाते। तो डिले इन पेमेंट्स 1000-1500 में कोई मसला नहीं है। डिलेइंग पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स ये एक इशू है गोइंग कंसर्न का, डाउट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट, द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज टू बी रिव्यूड बाय द बैंक इन दिसंबर 2007। अब ये कोई पुराना, ये को 31 मई में हम खड़े और कह रहा है ये रिन्यू होगी 2007 में। बैंक ना साल के लिए लोन देते हैं या 2 साल के लिए, कहते हैं फिर बाद में हम रिव्यू करके फैसला करेंगे, आपको फर्दर पीरियड एक्सटेंड करें कि अभी आपसे पैसे मांग लें। The overdraft facility is to be reviewed by the bank. अच्छा, after the audited financial statements are available. Audited financial statements के बाद यहां तक कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसी तरह जाहिर है जब लोन लिया कोई ना कोई उसकी ड्यू डेट आएगी।
लोन लेना कोई इशू नहीं, उसकी ड्यू डेट आ गई करीब, कोई इशू नहीं, पे करने के लिए पैसे नहीं है, ये इशू है ड्यू डेट। अब देखिए यहां मैं आपको बता रहा हूं कि किस लफ्ज से हमने इवेंट उठाना है। यहां तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो डाउट क्रिएट कर रही हो इस पैराग्राफ, इस इंफॉर्मेशन से। कह रहे कंपनी हैज लोन इंस्टॉलमेंट्स फॉलोइंग ड्यू इन अक्टूबर 2007 व्हिच इट प्लान्स टू रीपे विद इन द प्रोसीड फ्रॉम द रिसेंटली वेकेटेड प्रेमिसेस व्हिच आर करंटली फॉर सेल। यानी इससे इंडिकेशन हमें क्या मिल रही है? अच्छा मुझे बताइए, क्या नॉर्मली ऐसा होता है कि कंपनीज जिन लोगों ने लोन लिया हो वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के तो लोन को रीपे करते हैं? कि नॉर्मली कंपनी के ऑपरेशन से पैसे निकाल के रीपेमेंट के, क्योंकि लोन लेके कंपनी के ऑपरेशन में लगाया ना, ऑपरेशन से निकाल। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रही है? क्या कंपनी के पास सफिशिएंट कैश है रीपे करने के लिए? नहीं है। और अगर प्रॉपर्टी ना बिकी, ऐसा भी तो होता है, तो डिफॉल्टर हो जाएंगे। इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चल रहा है कंपनी के पास कैश नहीं है, नेगेटिव कैश फ्लोस कह लें, या यूं कह लें कि इनसफिशिएंट कैश। द कंपनी हैज फॉलन बिहाइंड विद इट्स पेमेंट्स टू टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटी के साथ जो पेमेंट एग्री की थी वो भी फॉलन बिहाइंड का मतलब क्या है? अब वो पेमेंट नहीं कर रही इसको। But the director have successfully negotiated a scheme for settling the areas over a period of 4 months. लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि जी अब हम एरिया जो है 4 महीनों में, अभी पे नहीं किया कोई मसला नहीं, 4 महीनों में पे कर देंगे। अच्छा चाहे अब उस बंदे ने कह दिया ठीक है 4 महीनों के बाद पेमेंट कर देना, लेकिन क्या एज ऑडिटर हम ये कह देंगे कि इशू रिजॉल्व हो गया? क्योंकि इशू इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी लिक्विडिटी प्रॉब्लम में है और वो स्टिल लिक्विडिटी प्रॉब्लम में है। A condition of this concession granted by tax authority is that the company pays all of its future monthly tax liabilities on due date. और एग्री ये हुआ कि कंपनी अपनी फ्यूचर की सारी लायबिलिटी ड्यू डेट पे पे करेगी, लेकिन स्टिल चूंकि कंपनी ये इंफॉर्मेशन शो कर रही है हमें कि कंपनी अपनी लायबिलिटीज को टाइम पे नहीं करी, डिफॉल्ट किए उसने, तो पेमेंट्स में डिफॉल्ट करना ये भी एक इंडिकेशन है जो डाउट क्रिएट करती है गोइंग कंसर्न। तो हमें इसमें 5-6 मिल गई रीजन। चलिए जरा देखिएगा मार्क्स कितने थे? 8 मार्क्स थे। 8 मार्क्स थे, तो मेरा ख्याल है 1 नंबर आइडेंटिफिकेशन का, 1 नंबर एक्सप्लेनेशन का। एसीसी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना या आईसीडब्ल्यू के, इनमें एक्सप्लेनेशन कुछ ज्यादा रिक्वायर होती है। ये हेडिंग के लादा मार्क्स देते हैं, एक्सप्लेनेशन के लादा। तो कम से कम इसमें 4 इवर्ट्स या कंडीशन आइडेंटिफाई करने हैं। क्या हम 4 कर चुके हैं? कौन को पहले कौन सा था? लॉसेस, फिर दूसरा लॉस ऑफ मेजर कस्टमर, सक्सेसफुल कंपेटिटर, लो मार्जिन, रिड्यूसिंग प्रॉफिट मार्जिन, इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। इंस्टॉलमेंट कौन सी पे नहीं की? लोन की इंस्टॉलमेंट डिले किया। नहीं वो लोन वाली क्या बात है? हाँ सॉरी, हाँ ये प्रेमिसेस, हाँ बिल्कुल पैसे नहीं है, प्रेमिसेस बेचने की बात कर रहा है। 5वीं। और फिर 6ठे, ये टैक्स अथॉरिटीज को ड्यू डेट्स के ऊपर पेमेंट नहीं की गई। क्या ये सारी इंफॉर्मेशन कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, लिक्विडिटी इश्यूज को इंडिकेट कर रही है? यही हमसे पूछ रहा है। क्या बताइए? एक्सप्लेन सर्कमस्टेंसेस व्हिच इंडिकेट दैट इट इज नॉट गोइंग कंसर्न। जैसे ही क्वेश्चन में गोइंग कंसर्न का लफ्ज आ गया, आपने फौरन उस लिस्ट के ऊपर पहुंच जाना है और उस लिस्ट के अंदर जो जो पॉइंट केस में आपको मिल रहा है वो आपका आंसर का हिस्सा होना चाहिए। क्लियर? कोई इशू, कोई पॉइंट पूछना चाहते हो? जी जी पूछो। एक्सेप्शनल कॉस्ट तो हमें लगी बिल्डिंग में, वो कस्टमर की वजह से लगी? नहीं नहीं, ये तो नहीं कह रहा, वो तो बिल्डिंग हमने एक जगह से दूसरी जगह मूव की है। एक्सेप्शनल कॉस्ट कस्टमर की वजह से तो नहीं लगी। ये ऊपर भाई, ये नीचे कीजिएगा, ऊपर ऊपर थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा। हाँ जी, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कंपनी हैज बीन प्रॉफिट हैज रिसेंटली एक्सपीरियंस रिड्यूस, वो नहीं, वो किधर है? बिल्डिंग वाले। हाँ ये, हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं लॉस किस वजह से हुआ? कस्टमर के जाने की वजह से, और प्रेमिसेस को रीलोकेट किया, नई जगह पे लेके गए, नई जगह पे ऑफिस शिफ्ट किया, उस वजह से। एक्सेप्शन मतलब ज्यादा का, सिग्निफिकेंट कॉस्ट नहीं, वो हम लॉस में कवर कर लिया ना कि इसकी वजह से लॉस हुआ है, तो लॉस हमने बता दिया। अगर उसने कहा इस साल लॉस हुआ है और लॉस कॉस्ट के बढ़ने की वजह से हुआ है, तो हम लॉस को अलग और कॉस्ट को अलग तो नहीं पॉइंट बनाएंगे। जब हमने लॉस में डिस्कस कर दिया कि जो लॉसेस हैं वो इंडिकेशन होती है गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करने, तो वो काफी है। आपको कॉस्ट अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जी मेरे भाई, और
5 लाख की लिमिट होगी ओवरड्राफ्ट की, तो फिर तो कुछ अर्से में फिर ये भी आगे जाके कंपनी का मसला बनेगा क्योंकि लिमिट तक पहुंच गए हैं, फिर आगे इसको डिस्क्लोजर नहीं, अगर वो विद इन लिमिट है तो फिर हमें इसको कमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में अगर ऐसी इंडिकेशन मिल रही है आपको कि वो उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है, वो फिर प्रॉब्लम है, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, ये असाइनमेंट हमारी कंप्लीट होगी आज। चलिए, अब रिपोर्ट के सफिशिएंट क्वेश्चन आप समझते हैं कि प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, लेकिन अभी मजीद टेस्ट में और कुछ मजीद असाइनमेंट मैं आपके साथ अब वक्तन शेयर करूंगा। लेकिन अब आपने जो असाइनमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपने खुद उसका सोल्यूशन साथ होगा, आपने खुद से हिम्मत करनी है, क्योंकि क्लास में पॉसिबल नहीं है इतने टाइम के अंदर कि हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हो। मेरी कोशिश होती है मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस हो, लेकिन फिर भी आपको पता है कि कॉलेज ने जो डेडलाइन दी हुई है उससे पहले हमने सिलेबस कंप्लीट करना है। तो अब बाकी क्वेश्चन आपने हिम्मत करके खुद से सॉल्व करने हैं, रिटन फॉर्म में सोल्यूशन के साथ कंपेयर करना है। हाँ, प्रॉब्लम आए जब, तो वो फिर आपने पूछनी है। वो हम कुछ आपस में इस तरह की रूटीन डिसाइड कर लेंगे, असाइनमेंट देखे तो एक डिस्कशन का डे रख लेंगे। उसमें मैं इस तरह नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बल्कि ज़बानी कलामी डिस्कशन हो रही होगी कि मैं कहूँगा क्वेश्चन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम है तो पूछे क्वेश्चन, तो आपके जो सिर्फ आपके क्वेश्चन या इश्यूज होंगे वो डिस्कस होंगे, पूरा क्वेश्चन डिस्कस नहीं होगा। समझ रहे? रिपोर्ट के ये नहीं कहता बाकी सारे टॉपिक, नहीं, जो नया टॉपिक आएगा उसके क्वेश्चन इसी तरह डिस्कस होंगे, लेकिन जब इस तरह क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे उसके बाद जो एडिशनल प्रैक्टिस है वो फिर आपने खुद करनी होगी। समझ? चले, हाँ, वो बुक वो आपकी कुछ चीजें हैं वो पेंडिंग है, मुझे पता है। हाँ जी, वो ये बुक फाइनल हो जाए इंशाल्लाह 4-5। हाँ जी, बिल्कुल, माइंड मैप पे। हाँ जी, नहीं, ये इंशाल्लाह 5-6 दिन में कंप्लीट हो जाएगी हमारी ऑडिट की बुक, और पब्लिशिंग के लिए जब मैं भेज दूंगा उसके बाद हाँ एडिशनल प्रोसीजर। ये डॉक्टर सेक्टर से हो जाएगा। हाँ, बस ठीक है, शुक्रिया। देना तो आप चले जाइए जी। कल के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या हो गया, बट ठीक है। कल के लेक्चर में कुछ क्वेश्चन, लेक्चर कल का पढ़ के आए हैं, याद किया आपने? अच्छा, जिससे पूछूंगा ना सिर्फ वही बताएगा और कोई नहीं बोलेगा। क्वेश्चन 1, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स इन कंपनी दैट 2017 रिलेटिंग टू द फॉलोइंग? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। जी, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉर्नर वाले भाई, फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जल्दी से बताते जाए, टाइम नहीं हमारे पास। डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे विद इन 90 डेज। खुदा का हुक्म करे, 30 डेज कहां से आ गए? 90 डेज में, फिर 90 डेज किसके? 90 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। और नहीं करते तो बाय कमीशन होगा। अगर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करते तो फिर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कमीशन। शाबाश। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। जी मेरे भाई आप बताइए, प्यारे भाई, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट मेंबर्स करेंगे एजीएम में। बस खत्म हो गया आंसर। अगर नहीं करते तो फिर कमीशन करेगा। शाबाश। कैजुअल वैकेंसी, जी कॉर्नर वाले स्टूडेंट आप बताइए, कैजुअल वैकेंसी का क्या रूल है? कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय डायरेक्टर विद इन 30 डेज। कंफर्म है 30 डेज है? अच्छा, और बस अगर कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 डेज अपॉइंट नहीं करते तो फिर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कमीशन करेगा। क्या कमीशन 30 डेज से पहले अपॉइंटमेंट कर सकता है? क्या डायरेक्टर 30 डेज के बाद अपॉइंटमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लॉ ने लिमिट लगा दी है। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? कह रहा है नोट प्रोविजंस रिलेटिंग टू नोटिस आर रिमूवल आर नॉट रिक्वायर्ड। वो कह रहा है मैं सिर्फ आपसे अपॉइंटमेंट के बारे में पूछ रहा हूं कि अपॉइंटमेंट, आपने पूरा प्रोसीजर नहीं बता देना, आपने पूरा प्रोसीजर नहीं बता देना। क्वेश्चन 2, एक्सटर्नल ऑडिटर्स आर नॉर्मली अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स एट एनुअल जनरल मीटिंग। एग्री करते हैं? ऑफ द स्टेट द एक्सेप्शन टू दिस रूल। आई क्या क्वेश्चन? इसकी 2 एक्सेप्शन बनेगी। पहली एक्सेप्शन वो केसेस जिसमें डायरेक्टर अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्टर, और दूसरी एक्सेप्शन होगी अपॉइंटमेंट बाय कमीशन। अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्टर्स में कौन कौन से, एक मिनट है, कौन कौन से केसेस है वो भाई आखिरी लाइन के सेंटर में। जी भाई, हाँ जी आप बताइए, यही जो पूछा है, किन केसेस में अपॉइंटमेंट डायरेक्टर करेंगे? कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 डे डायरेक्टर फिल करेंगे, फर्स्ट अपॉइंटमेंट करनी हो विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन करेंगे, और बस मिड टर्म। अच्छा, मिड टर्म रिमूवल में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें फिर ये लिखना है प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन। शाबाश। और कमीशन एंड में मेरे भाई बैठे हैं, कमीशन किन केसेस में अपॉइंटमेंट कर सकता है ऑडिटर की? अगर फर्स्ट
ऑडिटर इज नॉट अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर विद इन 90 days of incorporation. फिर when casual vacancy is not filled by directors within 30 days, if disqualified person is appointed, if auditor is not appointed at AGM, ठीक है बैठे, if appointed auditor is unwilling to act, इसमें भी कमीशन करता है. चलिए एक्सेप्शन क्लियर हो गई. हाँ 3 नंबर के लिए कुछ ज्यादा है, लेकिन आप लिखते हैं कितनी 8 लाइनें बनेंगी. 8 3 डायरेक्टर्स वाली 5 कमीशन वाली, मार्क्स कुछ कम है लेकिन फेल होने से बेहतर लिख दे. स्पीड कम है तो चले 2 लिख दे डायरेक्टर्स के और 3 लिख दे कमीशन के. 3 कमीशन के लिए कम कर दें, लेकिन लिखनी दोनों अथॉरिटीज है. Question: Under the company that will identify situation in which commission may appoint a percent of vacancy of. सारे केसेस आएंगे कि सिर्फ कैजुअल वैकेंसी का? सारे केसेस आएंगे, सिर्फ कैजुअल वैकेंसी का. उसने कैजुअल का नाम नहीं लिखा. कैजुअल वैकेंसी का है, वैकेंसी हर केस में होती है. हाँ धोखा खा गए, कोई बात नहीं. Next, can auditor of a listed company be removed during the term of his office? Term of office होती क्या है auditor की? From date of appointment in conclusion of next AGM. क्या उसे पहले रिमूव किया जा सकता है उसको? कैसे? By member through special resolution. जी आप बताइए, अगर उसे पहले टेन्योर से पहले रिमूव कर दिया by members through special resolution, उसकी जगह पे अब मेंबर्स दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, कर सकते हैं? नहीं कर सकते. क्यों? कौन कर सकता है? डायरेक्टर्स विद प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन. हमेशा आधा कंसर्ट बताते हैं आप. डायरेक्टर्स विद प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन. What are the provisions of Company Act 2017 regarding remuneration of auditors of a company? Appointing authority. अच्छा 2 स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक स्टूडेंट पास है एक फेल. आपने बताना है पहले वाला कौन सा स्टूडेंट पास हुआ, पहले वाला कि दूसरे वाला? पहले स्टूडेंट ने लिखा appointing authority shall determine the remuneration to be paid to auditor. दूसरा appointing authority shall pay the remuneration to auditor. पहले वाला appointing authority फीस डिटरमिन करेगी, पे अपनी जेब से कमीशन थोड़ी करेगा. डायरेक्ट पे कंपनी के अकाउंट से ही होगी फीस. डिटरमिन कौन करेगा? अपॉइंटिंग. यानी मेंबर्स ने अपॉइंट किया, मेंबर करेंगे. डायरेक्टर ने किया, डायरेक्टर करेंगे. कमीशन ने किया, कमीशन करेगा. ठीक है, तो डिटरमिन में और पे में फर्क समझ आ गया आपको? बी व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 रिगार्डिंग ऑडिटर सिग्नेचर ऑन ऑडिट. अच्छा आप सुनिए, मैंने एक लाइन लिखी और मैं फेल हो गया, आपने बताना है क्यों फेल हुआ. क्वेश्चन ये है पार्ट बी. मैंने क्या लिखा कि साइन ऑन ऑडिटर रिपोर्ट शैल बी इन द नेम ऑफ फर्म और इंडिविजुअल or both. In the personal name of auditor or in firm name or both. मैंने यही लिखा और फेल हो गया. कोई स्टूडेंट बता सकता है क्यों? भाई ये वाली लाइन IAS ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखी हुई है. उसने कंपनी एक्ट को जब हम आंसर करते हैं ना, तो उसमें 2 चीजें बताते हैं, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके. अगर सोल प्रोप्राइटर है तो क्या रूल है, पार्ट फर्म है तो क्या रूल है. सोल प्रोप्राइटर है तो वो खुद साइन करेगा, फर्म है तो कोई पार्टनर साइन करेगा इन फर्म नेम. तो ये साइनिंग का रूल ISA के मुताबिक कुछ हो रहा है, कंपनी एक्ट के मुताबिक कुछ हो रहा है. थोड़ा सा फर्क है. ISA सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की क्लासिफिकेशन नहीं करते, ठीक है, और वो जनरल बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो सारे मुल्कों के लिए. कंपनी एक्ट सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात कर रहा है. जी किस केस में? फर्म ऑडिट कर रही हो, उसके फर्ज कीजिए कितने पार्टनर रखे हैं? ABCD 4 पार्टनर हैं. तो बड़ी इनकंसिस्टेंसी ढूंढी है सर. 3 है तो ABCD 4 पार्टनर हैं. फर्म का नाम है ABCD एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. लॉ ये कहता है इन चारों में. अच्छा मजे की बात बताऊं आपको, ऑडिट किया है मिस्टर रे ने. लॉ क्या कहता है कि साइन कौन करेगा? एनी पार्टनर. कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी पार्टनर कर सकता है. नहीं, कंसेप्ट पूरा नहीं था. एग्जाम में केस स्टडी में उसने पूछ लिया, उसने कहा सीनियर मैनेजर है वो रिपोर्ट पे साइन कर सकता है. तो आपने कहा कोई भी कर सकता, तो कोई भी कर सकता. उसमें एग्जाम क्वेश्चन लिखते हुए एहतियात से अल्फाज का चुनाव करना है. कोई भी पार्टनर कर सकता है.
पार्टनर होना लाजमी, कोई भी कर सकता। अच्छा साइन करेगा तो किस नाम से करेगा? मिस्टर बी साइन कर रहा है, अगर वो बी नहीं लिखेगा, वो साइन नहीं करेगा जो अपनी चेकबुक पे करता है, वो ABCD एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम से साइन करेगा। क्लियर हो गया ये? इन द नेम ऑफ फर्म का मतलब यही है कि फर्म के नाम से साइन होंगे। और नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर उसमें लिखा जाएगा। नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर क्यों लिखा जाएगा? आइडेंटिफिकेशन के लिए कि A है, B है, C है, किसने ऑडिट किया। ये सेम है। हाँ, ऑडिट रिपोर्ट में जो सिग्नेचर होंगे, जो फर्म का नाम है वो सेम होंगे, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए कि किसने ऑडिट किया है नाम। आपको मैंने जो रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया, आपने उसमें देखा नीचे फर्म का नाम लिखा था, साइन हुए थे, साइन किस नाम से? फर्म का नाम, और नीचे एंगेजमेंट पार्टनर का नाम भी लिखा हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी भाई ये क्लोज कर दो भाई, नोट्स आ गए तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तड़प रहे हैं पढ़ने के लिए। आज हमने क्या स्टडी करना है? लीगल प्रोसीजर्स। चैप्टर 6 का स्कोप बताया ना। चैप्टर 6 में और चैप्टर 7 में क्या फर्क है? हमारे चैप्टर 6 और 7 में क्या फर्क है? चैप्टर 6 रिलेट करता है लीगल रिक्वायरमेंट से, चैप्टर 7 रिलेट करता है एथिकल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स लिखी है कंपनीज एक्ट में, एथिकल रिक्वायरमेंट्स लिखी है कोड ऑफ एथिक्स में। गैस कीजिए ऑडिटर को किसकी कंप्लायंस करनी है? दोनों की। लेकिन अगर कहीं कन्फ्लिक्ट आए, अगर किसी सिचुएशन में दोनों हो, प्रायोरिटी किसको देनी है? कंपनीज एक्ट को। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये केस स्टडी में ये कंसेप्ट मैंने उठाना है फिर से कि रिपीट कर सोए हुए थे कि ऑडिटर ने कंपनीज एक्ट की भी कंप्लायंस करनी है, कोड ऑफ एथिक्स की भी। लेकिन अगर कभी दोनों में कन्फ्लिक्ट आए, कंपनीज एक्ट प्रिवेल करेगा। लोकल लॉज हमेशा प्रिवेल करते हैं इंटरनेशनल से। तो हमने लीगल प्रोसीजर्स पढ़ने हैं किसके? अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। स्टैट्यूटरी ऑर्डर कौन है? रिक्वायर्ड लॉ ने रिक्वायर किया। आपने शायद बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा, कंपनी लॉ में पढ़ा होगा कि हर कंपनी जिसका 1 मिलियन से ज्यादा शेयर कैपिटल है उसके लिए ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड है। तो जो ऑडिट करेगा उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑर्डर। अच्छा हमने पढ़ना है प्रोसीजर अपॉइंटमेंट का, लेकिन उसने कहा लीगल प्रोसीजर। इसका मतलब है कोई ये वो प्रोसीजर है जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कोई प्रोसीजर हो सकता है कोड ऑफ एथिक्स में भी लिखा हो, उसे क्या कहेंगे? एथिकल प्रोसीजर्स। एथिकल प्रोसीजर। अच्छा मुझे ये बताइए, लीगल प्रोसीजर को इस चैप्टर में पढ़ना चाहिए, एथिकल प्रोसीजर को चैप्टर 7 में पढ़ना चाहिए असूली तौर पे। अच्छा चलिए आगे स्टडी करते हैं कि प्रोसीजर क्या है, किस चीज का? अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। याद रखें, जिस प्रोसेस से नया ऑडिटर अपॉइंट होता है उसी प्रोसेस से पुराना ऑडिटर रिमूव होता है। इसलिए चाहे एग्जाम में आपसे ये पूछे कि बताइए रिमूवल ऑफ ऑडिटर का क्या प्रोसीजर है, वो भी सेम है। और अगर आपसे पूछे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का क्या प्रोसीजर है, वो भी सेम है। क्यों? क्योंकि उसी प्रोसेस से पुराना ऑडिटर जाता है और नया ऑडिटर आता है। अच्छा ये अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर लॉ ने बताया है सब जो ज्यादातर होता है, मोर देन 90% केसेस में, यानी सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ये फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर नहीं है, वो सिंपल है, डायरेक्टर कर देंगे, खत्म कहानी। ये कैजुअल वैकेंसी का प्रोसीजर नहीं है। ये कौन सा प्रोसीजर है? बाय मेंबर एजीएम में जो अपॉइंटमेंट, यानी सब्सिक्वेंट ऑडिटर। और मोर देन 90% केसेस में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट एजीएम में ही होती है जो मेंबर्स का। ठीक है, अब सुने कहानी शुरू कहां से होती है। सुने, फाइनल अपॉइंटमेंट तो मेंबर्स ही करेंगे, लेकिन कहानी सुने शुरू कहां से होती है। सबसे पहले आपको पता है मीटिंग का नोटिस लॉ में आपने पढ़ा होगा, एजीएम से कितने अर्सा पहले? 21 दिन पहले। शाबाश। उसमें कुछ चीजें लिखी होती हैं नोटिस में, आपने पढ़ा होगा। ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या होता था? डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, उसके साथ ऑडिटर की अपॉइंटमेंट भी एजेंडा होता था, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। तो उस पर्पस के लिए, इसका मतलब है एजीएम में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी। ये कंसेप्ट हमारा, अगर हमने लॉ पढ़ा हुआ है तो उससे भी मैच कर रहा है। भूल गए कोई बात नहीं, अभी बता रहा हूं।
कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कहाँ होगी, एजीएम। सबसे पहले डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे किसी एक ऑडिटर को, रिकमेंड करेंगे, अपॉइंट नहीं करेंगे, रिकमेंड के सर अपॉइंटमेंट आप लोगों ने करनी है। जो एजीएम का नोटिस होता है उसमें लिखा होता है कि इस एजीएम में नेक्स्ट ईयर के लिए जो ऑडिटर्स हैं वो भी अपॉइंट किए जाएंगे, इस पर्पस के लिए हम एबीसी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिकमेंड कर रहे हैं। ये वही फर्म भी हो सकती है जिसने पिछले साल ऑडिट किया है और कोई नई फर्म भी हो सकती है, लेकिन ये नॉमिनेशन होगी, अपॉइंटमेंट नहीं होगी। नॉमिनेशन में अपॉइंटमेंट में फर्क है ना। हाँ, अगर आप लेक्स अवार्ड देख रहे हैं आपको पता होगा नॉमिनेशन में और अपॉइंटमेंट में फर्क होता है। अपॉइंटमेंट वो जो विनर होगा और नॉमिनेशन जो डायरेक्टर। लेकिन नॉमिनेट करने से पहले जिसकी नॉमिनेशन कर रहे हैं उसे पूछ लेना चाहिए कि नहीं, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड ऑडिटर ले ली जाएगी और फिर एजीएम में के नोटिस के साथ बता दिया जाएगा। अच्छा, अब ये जो रिकमेंडेशन है ना, इसका नोटिस मेंबर्स को तो जाएगा ही जाएगा। मेंबर्स को तो एजीएम का नोटिस जाता है ना, उसमें चेंज ऑफ डायरेक्टर वाला रेजोल्यूशन भी, एजेंडा भी जाएगा। रिटायरिंग ऑडिटर को भी मिलेगा। रिटायरिंग ऑडिटर या तो उस नोटिस को देख के खुश होगा या गमगीन होगा। अगर उसी को रीअपॉइंटमेंट के लिए खुश होगा और अगर उसके बजाय किसी और को नॉमिनेट किया, गमी। ठीक है, चले ये खुशी गमी जेब में रखिएगा। आगे चलते हैं। डायरेक्टर नॉमिनेट कर, क्या कोई मेंबर्स भी चाहे तो नॉमिनेट कर सकते हैं किसी ऑडिटर को? यस, कर सकते हैं। मेंबर घर में बैठा है, उसको 21 दिन पहले नोटिस आया, उसने कहा ये डायरेक्टर बड़े चालाक हैं, ये इन्होंने लगता है एबीसी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ कोई मिलजुल के ना कोई हेलो हाय की हुई है, नहीं मैं तो डीईएफ को नॉमिनेट करना चाहता हूं। क्या कोई मेंबर नॉमिनेशन कर सकता है? कर सकता है। ये रिकमेंडेशन थी, इसका मतलब एक रिकमेंडेशन डायरेक्टर की तरफ से आएगी और अगर कोई चाहे तो मेंबर की तरफ से भी रिकमेंडेशन आ सकती है। ठीक है, डायरेक्टर ने तो लाजमी करना होता है ना लाने का। मेंबर्स अगर चाहे, अगर वो उनके साथ नहीं एग्री करते हैं उनकी, तो नॉमिनेशन अपनी भी दे सकते। शर्त क्या है? ये नहीं कि आप एक शेयर खरीदे और नॉमिनेट करते हैं डायरेक्टर्स को, ऑडिटर्स को। एक शेयर के साथ ऑडिटर को नॉमिनेट, कम से कम कितने शेयर होने चाहिए? और फिर जिसको नॉमिनेट, डायरेक्टर ने जिसको नॉमिनेट किया था, रिकमेंड किया था, उसकी मर्जी पूछी थी कि नहीं, ये भी पूछ लें। ये ना इधर अपॉइंटमेंट हो जाए उधर कहे मैं तो तैयार ही नहीं हूं। तो कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड ऑडिटर भी ऑब्टेन करने हैं और कंपनी को नोटिस देना है। कब? एजीएम से 7 दिन पहले, क्योंकि उन बेचारों को खुद 21 दिन पहले पता चला किसको नॉमिनेट किया है। तो जाहिर है फिर अगर उन्होंने किसी और ऑडिटर को ढूंढना है, उसकी कंसेंट लेनी है, और वो ऑडिटर भी प्रैक्टिकली कंसेंट देने से पहले अपने एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म करता है, तो उसमें कुछ दिन लग जाएंगे। इसलिए ला ने 14 दिन का टाइम दिया। उसने कहा आप एजीएम से 7 दिन पहले तक अपनी नॉमिनेशन कंपनी भिजवा दे। और कंपनी क्या करेगी, जब ये नॉमिनेशन आएगी, डायरेक्टर ने अपनी नॉमिनेशन भिजवाई थी, तो जब मेंबर्स की तरफ से नॉमिनेशन आएगी, ये भी रिटायरिंग ऑडिटर को भी भिजवाई जाएगी और मेंबर को भी। लेकिन अब की बार मेंबर को भिजवाने के लिए पुराना तरीका नहीं इस्तेमाल किया जाएगा कोरियर वाला, बल्कि अब वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। क्योंकि दिन थोड़े रह गए ना, 7 दिन रह गया, पता नहीं उस दिन तक पहुंचता है कि नहीं। क्लियर हो गया? तो कहता है जब कभी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी एजीएम में, एक नॉमिनेशन जाएगी डायरेक्टर की तरफ से, एक नॉमिनेशन जाएगी मेंबर। दोनों की कंडीशन समझ आ गई आपको? एग्जाम क्वेश्चन में पूछेगा, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में, बताओ डायरेक्टर्स किन कंडीशन में रिकमेंड कर सकते हैं, बताओ मेंबर्स ने रिकमेंड करना है तो क्या करें। तो डायरेक्टर का प्रोसीजर और मेंबर का प्रोसीजर ओके। आगे चलते हैं। राइट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। रिटायरिंग ऑडिटर को एक नोटिस मिला, इधर भी कलम उठा, इधर भी कलम उठा। यह हो सकता है इधर खुश हुआ, डायरेक्टर्स ने कहा पुराने बंदे को रिअपॉइंट करते हैं, मेंबर्स ने कहा नहीं किसी और को। इन एनी केस अगर रिटायरिंग ऑडिटर के अलावा किसी और ऑडिटर की नॉमिनेशन की गई है, चाहे डायरेक्टर की तरफ से हो चाहे मेंबर्स की तरफ से हो, रिटायरिंग ऑडिटर को तो गमी होगी। लॉ ने उसको एक ऑप्शन दी है, अगर वो ये चाहता है कि उसे रिमूव ना किया जाए, अगर वो चाहता है कि अगले साल भी ऑडिट करे, लेकिन किसी और बंदे की नॉमिनेशन आ गई है, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नुक्ता नजर सारे मेंबर्स के सामने रख सकता है। जैसे हो सकता है डायरेक्टर्स का और ऑडिटर का झगड़ा हुआ हो, ठीक है, और इस बेस के ऊपर मेंबर्स ने, सॉरी ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया हो, और अब डायरेक्टर्स को पता है कि मीटिंग में हमारी खिंचाई होनी है कि हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। उन्होंने कहा चलो इस मीटिंग में तो खिंचाई करवा लेते हैं, अगली ऑडिट के लिए किसी और को। अब देखिए इसमें जो डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे उनके पीछे बैड इंटेंशन है। इस तरह की सिचुएशन में
लॉ ने राइट, स्पेशल राइट दिया रिटायरिंग ऑडिटर को कि अगर वो चाहे तो एक रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग, रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग बनाए और कंपनी में सबमिट करवा दे एजीएम से 2 दिन पहले। रिटायरिंग ऑडिटर क्या करे, एजीएम से 2 दिन पहले क्या बनाए, रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग, रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं, रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग। फर्क क्या? अभी बताता। पहले ये बताइए कि समझ आया इस रिप्रेजेंटेशन में लिखा क्या होगा कि भाईजान आपने डायरेक्टर का नुक्ता नजर तो देख लिया, पढ़ लिया उसने एजीएम के नोटिस में जो जो बातें बताई, अब मेरा भी नुक्ता नजर सुन लें। ये सर मैं डायरेक्टर ठीक लोग नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते, गड़बड़ करते हैं वगैरह वगैरह, जो भी उसका नुक्ता नजर है याद रखें ये राइट है रिटायरिंग ऑडिटर का, ड्यूटी नहीं है। चाहे रिप्रेजेंटेशन राइटिंग दे चाहे ना दे, लाजमी राइट है। मैंने ये कहा कि इसको आपने रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग कहना है, रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं कहना या रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं कहना, इसलिए कि दोनों में फर्क है। हम ऑडिट में रिटन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं उस इंफॉर्मेशन को जो ऑडिट के एंड में कंपनी की हायर मैनेजमेंट की तरफ से ऑडिटर को प्रोवाइड की जाती है, जिसे रिप्रेजेंटेशन लेटर भी कहते हैं, रिटन रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। वो ये रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग है, ये ऑडिट के एंड में नहीं, अपॉइंटमेंट से पहले दी जा रही है। ये मैनेजमेंट ऑडिटर को प्रोवाइड नहीं कर रही, ऑडिटर प्रोवाइड कर रहा है। किसको? शेयर होल्डर। तो लफ्ज दोनों में रिप्रेजेंटेशन ही आता है, लेकिन फर्क है, ये रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग है, वो रिटन रिप्रेजेंटेशन है या रिप्रेजेंटेशन लेटर है, वो हमारा एविडेंस है, लाजमी लेते हैं हम, ये लाजमी नहीं है, ये राइट है चाहे करें। भाई ये समझ आ गया? तो आपने लिखते हुए रिप्रेजेंटेशन लेटर, भैया जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इसको रिप्रेजेंटेशन लेटर या रिटन रिप्रेजेंटेशन लिखा ना, उसको 0, इस पूरी लाइन काट के उसको 0 नंबर दे दो, इस लाइन का, बाकी के प्रोसीजर के नंबर मिलेंगे, इस लाइन का नहीं नंबर। क्लियर हो गया बात? फिर ये रिप्रेजेंटेशन रिटायरिंग ऑडिटर ने कंपनी को दे दी एजीएम से 2 दिन, कंपनी क्या करे, इसको दबा के बैठ जाए, जिम्मेदारी है इसको रीड कर, कहां रीड की जाएगी? एजीएम के अंदर। अच्छा मुझे बताइए एजीएम में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होने से पहले रीड किया जाएगा कि बाद में? लॉजिकल ये पॉइंट ऑफ व्यू पहले, ताकि उसके मुताबिक शेयर होल्डर डिसीजन कर सके। हमने अभी राइट्स तो नहीं पढ़े, ऑडिटर के राइट्स तो नहीं पढ़े। हाँ, उनमें एक राइट है राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग। लॉ में आपने पढ़ा होगा जनरल मीटिंग में मेंबर्स जाते हैं, और ये भी पढ़ा होगा कि मामला संभालने के लिए डायरेक्टर्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन ये आपने कभी पढ़ा कि उसमें ऑडिटर भी जाता है? अब ऑडिट में पढ़ रहे हैं, ऑडिटर भी जाता है। ऑडिटर का राइट है, ड्यूटी नहीं है, राइट है। सुन ले, एजीएम को अटेंड करना ऑडिटर का राइट है, लेकिन 2 केसेस में ड्यूटी बन जाती है। पहले मैं क्लब लूं, अच्छा मुझे तो क्लब में पैसे मिलते हैं, आपको क्या मिलता है? और नहीं भाई रात को ऑर्डर वाले, और मेरे कहने का मतलब उस दिन ये था कि शाम को ऑनलाइन क्लास पढ़ रहा होगा ना। अब गलत इसी तरह आप मेरे ऑडियो कैसेट को भी गलत समझ आते होंगे। 2 केसेस में नॉर्मली एजीएम को अटेंड करना ऑडिटर का राइट है, 2 केसेस में ड्यूटी बन जाती है, यानी ऑडिटर ने लाजमी, ऑडिटर या उसके रिप्रेजेंटेटिव ने लाजमी मीटिंग में मौजूद होना है। पहला केस जब लिस्टेड कंपनी हो, कंपनी लिस्टेड है तो ऑडिटर या उसका रिप्रेजेंटेटिव लाजमी मौजूद होता है। और दूसरा, अगर ऑडिटर ने रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग दी हो तो फिर मीटिंग में मौजूद, ताकि अगर दूसरे लोग पूछ सके यार ये कुएं की तफसील तो बताओ, तो वो तफसील बता सके। क्लियर हो गया राइट्स ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर? फिर इसके बाद आगे अब क्या होगा? अच्छा अब रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर ने अपनी दे दी, अब क्या होगा? मेंबर्स फैसला करेंगे। क्या फैसला करेंगे? इसको रेजोल्यूशन पास करेंगे, वहां पे जो भी 2, 3, 4, 5 जितनी भी नॉमिनेशंस आई हैं वो फैसला करेंगे। हाँ भाई, कौन मेंबर ये चाहते हैं कि मिस्टर ए या एबीसी एंड कंपनी इसको ऑडिटर अपॉइंट किया जाए? हाथ उठाए, गिन लिए जाएंगे वोट्स। कौन चाहते हैं इनको अपॉइंट किया जाए? जिसके ज्यादा वोट होंगे अपॉइंटमेंट हो जाए। अपॉइंटमेंट के बाद कंपनी ने विद इन 14 डेज रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना है। ये अक्सर आप लाइन कंपनी लॉ में पढ़ते होंगे कि ये काम कर दिया, रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना है, ये काम कर दिया था। तो जब ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया, रजिस्ट्रार को बताना, पता लग जाएगा ना चेंज हुआ है। क्लियर है? अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्लियर है? जी मेरे भाई।
रिटन रिप्रेजेंटेशन किसने कही है? मैंने नहीं कही। कोई जवाब नहीं देना, मैं नहीं जवाब देना मैं। और कोई क्वेश्चन? एट लीस्ट 2 days बिफोर एजीएम, यानी अगर एजीएम में 1 दिन रह गया, अब रिप्रेजेंटेशन दी ना, अब वो कहेगा ले जा, 5 दिन पहले दे दे, 6 दिन पहले दे दे, 4 दिन पहले दे दे, 3 दिन पहले दे दे, 1 दिन पहले नहीं। जी ऑडिटर जो है, एक ऑडिटर को 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर दोनों रिकमेंड कर सकते हैं सेम ऑडिटर? एक ही ऑडिटर को क्या डायरेक्टर्स और मेंबर्स दोनों नॉमिनेट कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन वो करेंगे क्यों? जिसको नॉमिनेट करते हुआ तो वो ठीक है, उसकी नॉमिनेशन है, वो वोट ही देना है ना, वो एजीएम में वोट दे देंगे। तो पता चलता है कि रिटायरिंग ऑडिटर आएगा एजीएम में, और जो लिस्टेड कंपनी वाला केस है उसमें रिटायरिंग आएगा कि इनकमिंग ऑडिटर आएगा। अच्छा सुन ले, ये एक मसला, अच्छा नहीं, इसमें वैसे आपके लेवल पे कोई अहम कंसेप्ट नहीं है, लेकिन वैसे मुझे ना एक हाँ आपने पढ़ा। अब सुनिएगा जरा, इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है, सर एजीएम में रिटायरिंग ऑडिटर तो आएगा, समझ आ गई, जो इनकमिंग ऑडिटर है क्या वो भी आएगा? इसका जवाब ये है कि ये राइट है ऑडिटर का कि वो एजीएम को अटेंड, किसका? ऑडिटर का राइट है। किसका? जो ऑडिटर में जो ऑडिटर है, क्लियर। और ऑडिटर का टेन्योर क्या होता है वाला? फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल कंक्लूजन ऑफ। एक वक्त में 2 ऑडिटर नहीं हो सकते। अब मुझे ये बताइए, जब तक एजीएम कंक्लूड नहीं होती, कंपनी का ऑडिटर कौन है? पिछले वाला के तो कौन एजीएम में? रिटायरिंग वाला मौजूद होता है, आइंदा आने वाला वो मौजूद नहीं होता, क्योंकि अभी तो उसको पता ही नहीं है। हाँ, वो अपने ऑफिस में बैठा होगा। वो इनकमिंग ऑडिटर एजीएम में नहीं होता। हाँ, उसकी अपॉइंटमेंट एजीएम में होगी, वो फिर अगली एजीएम में आएगा, क्योंकि असल में ऑडिटर का एजीएम में मौजूद होना इसलिए भी जरूरी होता है। बाज़ औक़ात रिपोर्ट के ऊपर ना कोई मसले मसाइल होते हैं, जैसे क्वालिफिकेशन, वो पूछना होता है, तो वो जाहिर है जिस ऑडिटर ने रिपोर्ट बनाई है पुराना, वही बता सकता है ना, नया तो नहीं बता सकता। ठीक है जी मेरे भाई, ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाले भाई कौन थे? अब दोबारा पूछिए। हाँ शाबाश, हाँ रिप्रेजेंटेशन राइटिंग 2 केसेस में नॉर्मली एजीएम को अटेंड करना ऑडिटर का राइट है। 2 केसेस में ड्यूटी बनती है, बिल्कुल। एक जब रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग उसने दी हो, और दूसरा जब कंपनी लिस्टेड हो। लिस्टेड कंपनी के केस जी। ये मीटिंग जब हम कहते हैं ऑडिटर, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद होता है पार्टनर या सम टाइम उसका ऑथोराइज्ड एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, हमारे जो पार्टनर होते हैं ना, मुझे याद है असल में ना, फर्म में कल्चर, बाकी की दुनिया में कल्चर और होता है। फर्म में कल्चर, बाकी की दुनिया में कल्चर क्या होता है? फर्म में बड़े बहुत घटिया तरीन प्रैक्टिसेस भी होती हैं, वाहियात, लेकिन जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस, सबसे अच्छी जो इस सारी वाहियातियों के ऊपर भी भारी है, वो ये होता है फर्म एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसमें सीनियर जितना मर्जी जालिम जाबिर हो, आपको कोई चीज सिखा के खुश होता है। मेरे भी कोई 2-3 सीनियर थे बड़े, मैं जिंदगी में पता नहीं, बस छोड़ दे, लेकिन मैं आज भी ये चीज भी एक्नॉलेज करता हूं कि उन्होंने मुझे चीजें सिखाई हैं। मेरी एक्सेल, मेरे जूनियर से नहीं, मैंने एक्सेल के ऊपर काम करना सीनियर से सीखा था। उसके अलावा एक और सीनियर थे, उन्होंने मुझे काफी चीजें सिखाई थी, मैं क्लास भी बड़ी ली थी। लेकिन बाकी की दुनिया में क्या होता है, बंदा मर जाएगा, आपको ये नहीं बताएगा कि ये जो उसने काम किया ना कैसे किया, कोई चीज नहीं सिखाएगा। ये बड़ी प्रैक्टिस है, लेकिन फर्म में ऐसे। तो मैं इसलिए लिंक कर रहा था बात को कि हमारी फर्म में पार्टनर जब लिस्टेड कंपनी में जाते हैं तो नॉर्मली अपने साथ किसी ना किसी सीनियर को ले जाते थे, ताकि उसे पता हो कल कलां को वो भी ऑडिटर बनेंगे और मीटिंग में बैठेंगे तो उन्हें पता हो कि उसमें क्या चीजें डिस्कस होती है, किस तरीके से हमने रिएक्ट करना है चीजों को। तो याद रखें, मीटिंग इस एजीएम में पार्टनर भी जा सकता है, लेकिन उसके साथ कोई रिप्रेजेंटेटिव भी जा सकता है। ठीक है, पार्टनर का रिप्रेजेंटेटिव भी अटेंड कर सकता है जी। हाँ, ऑडिटर का चेंज फिर भी रजिस्ट्रार को इतला देंगे, क्योंकि रजिस्ट्रार को पता है कि पुराना ऑडिटर की टेन्योर तो खत्म हो गया, अब उसकी जगह पे कौन पॉइंट हुआ उसको नहीं पता। तो सेम ऑडिटर भी पॉइंट होना अगर, फिर भी रजिस्ट्रार को नोटिस जाता है जी। रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग में ये लिखा होगा कि मुझे क्यों ना निकाला जाए, मुझे क्यों ना निकाला जाए, यही लिखा होगा जी। इधर कोई क्वेश्चन था जी? देखिए, रिप्रेजेंटेशन एक ऑडिटर की, डायरेक्टर्स ने एक ऑडिटर की रिकमेंडेशन करनी है। ठीक है, वापस में डिसाइड कर लेंगे किसकी करें। बाकी मजीद अगर रिकमेंडेशन आनी है वो फिर मेंबर्स की तरफ से आएगी। हाँ, मेंबर हर कोई लादा कर सकता है, प्रोवाइडेड उसके पास स्टैंड। इसका मतलब है प्रैक्टिकली एक कंपनी की मैक्सिमम नॉमिनेशन जो होती हैं 11 हो सकती हैं।
मैक्सिमम 11, हाँ 10 इनकी, 10 दहाया और 1 उनकी। आगे चलते हैं फिर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा असूली तौर पे ना ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो टॉपिक है चैप्टर 7 में आना चाहिए था, लेकिन प्रोसीजर एक ही है। एक हिस्सा डिस्कस हुआ है लीगल रिक्वायरमेंट्स में, एक हिस्सा डिस्कस हुआ है एथिकल रिक्वायरमेंट्स में। चैप्टर दोनों के अलग है, लेकिन प्रोसीजर एक ही है। क्या इकट्ठा डिस्कस करना चाहिए कि अलग-अलग? बिल्कुल। हमने ये फैसला इस बात पे नहीं किया, हमने फैसला इस बात पे किया कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है। अगर एग्जामिनर इसका क्वेश्चन अलहदा, हमेशा लीगल का क्वेश्चन अलहदा और एथिकल प्रोसीजर अलहदा पूछता है हमेशा, तो फिर हम अलहदा करेंगे। लेकिन अगर कभी तो वो क्वेश्चन अलहदा पूछ लेता है और कभी इकट्ठा भी पूछ लेता है, तो ऐसा ना हो कि कभी वो एक ही क्वेश्चन के अंदर पार्ट ए में लीगल रिक्वायरमेंट पूछ ले, पार्ट बी में एथिकल रिक्वायरमेंट पूछ ले जो उसने पूछा हुआ है, तो उस वक्त फिर हम कंसेप्ट को मिक्स कर सकते हैं। इसलिए हमने, चूंकि आई कैप समटाइम्स इकट्ठा पूछ लेता है लीगल रिक्वायरमेंट्स और एथिकल रिक्वायरमेंट्स चेंज ऑफ ऑर्डर के केस में। किस केस में? चेंज ऑफ ऑर्डर के केस में। इसलिए इसको इकट्ठा पढ़ा कि जब ऑडिटर चेंज होगा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, डिपेंड करता है ऑडिटर कौन सा है। कुछ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकमिंग ऑडिटर की, कुछ आउटगोइंग की। इनकमिंग कौन है? जो आ रहा है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करेगा, पढ़ी हुई हमने, इसलिए मैंने कहा था लाजमी सेंड करेगा। अगर आउटगोइंग ऑडिटर ने रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, अगर दी हुई है, उसको पढ़ेगा। और अगर आउटगोइंग ऑडिटर की मिड टर्म रिमूवल हुई है, आउटगोइंग ऑडिटर की, तो कि मिड टर्म रिमूवल एक प्रॉब्लमेटिक इशू होता है, सीरियस इशू होता है। इसीलिए आई कैप ने 2 बातें कही हुई है। एक बात कही हुई है आउटगोइंग ऑडिटर के लिए जिसको मिड टर्म रिमूव किया गया, और एक इनकमिंग के लिए। आउटगोइंग को क्या कहा? जब कभी चलते चलते रास्ते में तुम्हें रिमूव कर दिया जाए तो उसमें लगता है कोई गड़बड़ हो रही थी, ये कोई नेगेटिव इशू है, आपने हमें इन्फॉर्म करना है, आपने हमें इन्फॉर्म करना है। उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट या स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, उसमें सारे हालात लिखे। और इनकमिंग ऑडिटर को कहता है कि नॉर्मल हालात में इनकमिंग ऑडिटर ने अगर एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी है ना तो आई कैप से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, लेकिन मिड टर्म रिमूवल के केस में अगर इनकमिंग ऑडिटर ने एंगेजमेंट, तो आई कैप से क्लियरेंस लेगा, फिर एक्सेप्ट करेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हो सकता है क्लाइंट अपने पर्पस को, अपनी बैड इंटेंशन को पूरा करने के लिए एग्जिस्टिंग ऑडिटर ने बात नहीं मानी तो उसको रिमूव करके मिड टर्म एग्जिस्टिंग ऑडिटर कह रहे स्कोप लिमिटेशन है, क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। डायरेक्टर ने कहा क्वालिफाइड ओपिनियन तो तुम बाद में दोगे, हम मेंबर से मिल गए, अभी तुम्हें रिमूव करवा देते। उसकी जगह पे दूसरा अगर अच्छा यहाँ पे चूंकि मिड टर्म रिमूवल याद रखें बहुत सवेयर इशू है, इस सेंसिटिव इशू, इसमें एससीसीपी ने भी अपना कंट्रोल रखा है कि इसको गलत प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। आई कैप ने भी, एससीसीपी ने क्या कंट्रोल रखा है कि मिड टर्म रिमूवल होगी ना, अब इसकी जगह पे जो दूसरा ऑडिटर आएगा वो मेरी प्रायर अप्रूवल से आएगा, यानी कंपनी ने प्रायर अप्रूवल लेनी है। और इसी तरह ऑडिटर, अब चूंकि आई कैप ऑडिटर का रेगुलेटर है तो आई कैप ने इधर अपने ऑडिटर से कहा कि जब कभी मिड टर्म रिमूवल होना और तुम्हें कहा जाए कि पॉइंट हो जाओ, तो तुमने पहले मेरे से क्लियरेंस लेनी है, फिर आगे हाँ करनी है। तो इसीलिए यहां पे ध्यान में रखिए, अगर मिड टर्म रिमूवल का केस है, आउटगोइंग ऑडिटर ने इन्फॉर्म करना है आई कैप को और इनकमिंग ऑडिटर ने क्लियरेंस लेनी है। आई कैप नॉर्मली 15 दिन में क्लियरेंस दे देता है, यानी 15 दिन में फैसला दे देता है कि यस के नो क्या करना। क्लियर? इनकमिंग ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करेगा, अगर आउटगोइंग ने रिप्रेजेंटेशन दिया है उसको पढ़ेगा, और अगर मिड टर्म रिमूवल है तो आउटगोइंग ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर है तो जवाब देगा। अगर रिप्रेजेंटेशन कंपनी को जमा करवाई है तो आई कैप को भी देगा रिप्रेजेंटेशन राइटिंग, और मिड टर्म रिमूवल है तो ये याद रखिएगा, ये जो तीसरे वाला पॉइंट है ना, ये मिड टर्म रिमूवल के लिए है, ये स्पेसिफिकली मिड टर्म रिमूवल का प्रोसीजर है। अगर ऑडिटर ने खुद रिजाइन किया हुआ है जी, नहीं उसके लिए नहीं है, क्योंकि उसको मिड टर्म रिमूव नहीं किया गया। क्लियर है? अब है राइट्स एंड ड्यूटीज। किसके राइट्स? नहीं ज्यादा, ठीक है ठीक है, जैसे आपके, नो प्रॉब्लम, नो, ये ले। वैसे आप अगर इसको पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा सारी चीजें पढ़ी हुई हैं,
मैं नहीं कल पढ़ाऊंगा कल, लेकिन आप घर जाके तजर्बा करके देख लें। राइट्स एंड ड्यूटीज को पढ़ के देखिए, आपको लगेगा 80% से ज्यादा पहले पढ़ा हुआ है। अभी नहीं, अब आपने कह दिया ज्यादा तो फिर अब मैंने नहीं पढ़ाना, भागम भाग नहीं करना। यहाँ पे ये इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।